हाँ, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है किसी ऑब्जेक्ट की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पर होगी। और चेन है जैसे, तो चेन हैंग कर रही है, अगर उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका जो टोटल वेट है उसके मिड पॉइंट पे एज्यूम करते हैं। ठीक है। ओके सर। चेन वाले क्वेश्चन में यूज किया, ये किस में यूज किया आपने? सर चेन का क्वेश्चन है। हाँ, टेबल के ऊपर चेन रखी है, उस अगर वो नीचे आता है पूरा पार्ट तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना है ना? यस सर। हम्म। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने डीपीपी प्रैक्टिस की अपने? यस। हम कर रहे थे डीपीपी नंबर 2 आई थिंक। ये 12 तक किया था हमने, 13 से ट्राई करना था। स्टूडेंट्स, 12 तक कर लिया था ना क्वेश्चन लास्ट टाइम? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और मुझे मेथड बताएंगे। Two blocks of masses m and 2m are connected by light string. ये फिगर गिवन है। Mass m is placed on a smooth inclined plane of 30 degree and 2m hangs vertically. If system is released, blocks move with an acceleration. तो क्या इसकी इक्वेशन क्या बनेंगी वो बताएंगे आप लोग मुझे। सर इसकी लास्ट में क्वेश्चन बनेगी a इक्वल्स टू 2m माइनस m बाई नहीं, 2। लास्ट में नहीं, फर्स्ट मुझे बेसिक वाली लिखनी है। पर रुक जाओ, किसने किसने किया अभी ये? कर ले। देखो यार, कौन बता रहा है मुझे? सर मैं बताऊं? कौन? मृदुल, हाँ बताओ। सर दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, अच्छा, किधर माना और एक हमने? बनेगी। ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ये टेंशन हो गई। ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? सर ऊपर। मान लो ये ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये ए एक्सलेशन से नीचे आएगा, तो एम जी का कंपोनेंट इधर आ गया। तो टी माइनस एम जी साइन 30 इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। यस सर। और सेकंड के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? ये सर एम जी टेंशन। माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम जी नहीं, फिर से देखो इसे। 2m जी। OMG। हाँ, तो ये 2mg माइनस टेंशन इक्वल टू 2m इंटू ए। और इसको सॉल्व करके हमारा एक्सलेशन आ जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, किसी को डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 14। Two bodies A and B of mass is given है 10 kg and 15 kg.
स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन है. टेंशन T represents when horizontal force 500 न्यूटन is applied to A. फर्स्ट केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो T है. एंड T प्राइम, ये जो सेकंड वाली टेंशन है, जब B पे फोर्स लगाते हैं तो ये टेंशन का नाम T प्राइम है. तो हमें आंसर निकालना है. ये तो आसान है क्वेश्चन. तो क्या करूं, पहले क्या करेंगे? सेट 5 पहले हेलो, वॉइस नहीं आ रही, फिर से बोलो. यस हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, जो भी, कौन बता रहे हैं? हाँ, एक्सलेशन कैसे? F net by m sigma m. क्या लिखूं? एक्सलेशन बराबर क्या है? So 500 divided by 25. हाँ, 20. टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. ये एक्सलेशन आ गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. अब कोई और बताओ, ये टेंशन निकालनी है इसमें बी में, तो टेंशन इक्वल टू क्या लिखेंगे? सर प्लस 15 इंटू 20. ये सर इसका नहीं, इस पे टेंशन सर निकालनी माइनस में सर 500. एक मिनट. मास इंटू एक्सेलरेशन. F minus ma. T equals m. कौन कौन बता रहे हैं ये? सर 10 और 15 को सर ऐड करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक मिनट. ये फाइल मेरी मूव क्यों नहीं कर रही है? हाँ, क्या बता रहे हैं, बताओ. टेंशन निकालने के लिए क्या लिखूं? 15 है. MA. P इक्वल टू, एक बोल रहे हैं 15A. अभी कोई बोल रहे थे F माइनस MA, कुछ ऐसा ही बोल रहे थे. सही है क्या ये? Yes. अगर हमें टेंशन Yes, यहाँ sir. से इसके बेसिस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सीधे आंसर आ जाएगा. इसी तरह से टेंशन यहाँ से लेंगे तो 10 है. 10 है. 10. हाँ, तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा यहाँ पे. आसान है क्वेश्चन, किसी को भी डिफिकल्टी नहीं होगी. सर F माइनस MA से भी तो आ जाएगा. उससे भी आ जाएगा, पर हमें अगर शॉर्टकट लगाना है, एक ही स्टेप में चाहते हैं हम, तो इससे आ जाएगा. ओके अगर सर. नहीं तो इससे लगाते हैं F माइनस टेंशन इक्वल टू M है, ऐसा कर देते हैं. तो F माइनस M बराबर टेंशन है, पर इसमें F और M दोनों लगाने पड़ेंगे. इसमें डायरेक्ट आ रहा है ना, दोनों से आएगा. इससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन डायग्राम और अपर ब्लॉक इज हंग बाय अनदर स्ट्रिंग। A force is applied on the upper string and it produces this much acceleration in upward direction. तो इसमें टेंशन T, इसमें T डैश है। Then एक्चुअल में फर्स्ट के लिए टेंशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे? सर टी डैश करेंगे T डैश ये वाला T होना चाहिए। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप बताइए? T dash minus 6a is equal to f. माइनस 6a. माइनस क्या लिखूं? 6a Yes, 6A. इक्वल टू f. एस। एस क्या? F sir, f force. गलत हो जाएगा। रॉन्ग है ये। सर टी इज सर इक्वल टू 60 एम इंटू जी प्लस से लगाएंगे। ये जो ऊपर वाले में यहाँ टेंशन है वही फोर्स है, वही टेंशन होगी, अलग अलग नहीं होंगे वो। और इसके हिसाब से ये टी हमें अगर हम देखें यहाँ पे टी लगना चाहिए। ये जो ज्यादा टेंशन है वो ऊपर आएगी। टी माइनस इन दोनों का वेट नीचे लग रहा है 2g एंड 4g। टेंशन माइनस टोटल भूल गए हम, टेंशन निकालने स्ट्रिंग में तो कैसे करते थे? टेंशन माइनस टोटल मास इंटू जी इक्वल टू एम ए टोटल मास MA. इंटू एक्सेलरेशन। तो ये 6a प्लस जी आ जाएगा और इससे हमें टेंशन मिल जाएगी ऊपर। ये ऊपर टी होना चाहिए, ये वाला टी डैश होना चाहिए, Yes, sir. कम वाला नीचे होगा, है ना? ये करेक्शन में डाल देंगे। और इसमें टेंशन निकालनी है तो इसके लिए भी ऐसे करेंगे 4 इंटू जी प्लस ए। और हमें शॉर्टकट भी मालूम था, यहाँ टेंशन निकालनी है तो इसका टोटल नीचे का मास लेते हैं इंटू जी प्लस ए। यहाँ टेंशन निकालनी है तो इसके नीचे का मास लेते हैं इंटू जी प्लस ए। ऊपर जा रहा है ना ये दोनों ब्लॉक्स, तो हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे इससे। ठीक है। Sir, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, दोनों मासेस गिवन है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन दे आर फ्री टू मूव? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई और बताओ? M2 minus M1 upon M1 plus M2G. M1 माइनस M2। Yes sir, M1 minus M2. या M2 माइनस M1 कौन सा सही होना चाहिए इसमें से? तो M1 बड़ा क्यों? वाला पहले। जो बड़ा जो बड़ा M1 होगा, माइनस हाँ, जो बड़ा होगा वो पहले रखें। गुड। इंटू जी। और इसमें ये M1 5 kg, तो यानी ये नीचे आएगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा, तो एक्सलेशन आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir.
Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley is tied to hook C, while other end is free. Maximum tension that the rope can bear is this much. मंकी को नीचे आना है, मैक्सिमम टेंशन ये गिवन है। क्या इक्वेशन लगाऊं? 60G minus A equals to 360. फिर से बोलो क्या लिखूं? 60 G minus M. G minus A. M into G minus A बराबर टेंशन, ये कह रहे हैं हम। Yes sir, 360 आ जाएगा। हाँ, टेंशन ये 360 है। हाँ, क्योंकि वो नीचे आ रहा है मंकी, तो G माइनस है, ऊपर जा रहा होता तो G प्लस है। ये 60 और ये 60, ये आ गया 6। G अगर मैं 10 ले लूं, 10 minus 6, the expression is 4। सेवनटीन क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. नेक्स्ट पे चलता हूँ। 3 blocks given है, 2 kg, 3 kg and 5 kg. Placed on a frictionless surface. System is pulled by this force. टेंशन T1 निकालनी है। कोई और बताओ जिसने अभी तक रिप्लाई दे दिया है। क्या करेंगे? एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे? सर force F upon total mass. हाँ, फोर्स F upon M. अपॉन टोटल मास। तो 1 आ गया एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे? यस सर। Yes. T1 है। Sir, 8A. T equals to 8. हाँ, टेंशन निकालनी, इससे जो रिमेनिंग मास है वो ले लेंगे। 8A. 8 न्यूटन। मतलब आसान आसान क्वेश्चन है, आपको सब इजी क्वेश्चन मिले हैं, है ना? Yes sir. A light string passes over a frictionless pulley। एक 6 kg मास है और एक 10 kg। ये भी आसान है, हो जाएगा। Yes. पहले एक्सेलरेशन निकालना है और फिर टेंशन निकालेंगे, या डायरेक्ट टेंशन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला था ये, क्या है? क्लास में कितने स्टूडेंट्स को याद है डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला? स्टूडेंट्स भूल गए क्या आप लोग? डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? Sir, सर शायद 2m1 m2 Sir, अपॉन में 2m1 m1 प्लस m2 into g था। yes, sir. बट ओके जगह शायद शायद मैं लिख देता हूँ, अभी देखते हैं। क्या ठीक है ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो डायरेक्ट टेंशन है यही, और नहीं तो एक्सेलरेशन निकाल के और फिर भी निकाल सकते हैं दोनों स्ट्रिंग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A 2 kg block is lying on a smooth table, which is connected by a body of mass 1 kg by a string, which passes through the pulley. 1 kg mass hang कर रहा है. Acceleration of the block and tension in the string. एक ऐसा है और एक मास इससे ये हैंग कर रहा है ना. Yes. ये 1 kg और ये 2 kg. तो अब कोई और नया स्टूडेंट बताओ जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया. एक्सेलेरेशन कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला क्या लगाऊं? सर हैंगिंग वेट अपॉन में 2. अभी तक रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने, वो बोल रहे हैं. यस सर. कौन? नाम क्यों नहीं आ रहा? अबू सर. अबूजर. अच्छा हाँ ठीक. क्या ले लूं? 1 इंटू हैंगिंग वेट क्या ले लूं? हाँ 1 into 10. 1 इंटू 10. 10 नहीं दिया, चलो 9.8 ले लेता हूँ इसलिए. अपॉन 2 या 3? 3. क्यों? सर 3. क्यों? सर टोटल मास. टोटल मास. गुड. तो ये आंसर आ गया 3.27. और फिर टेंशन हम इससे भी निकाल सकते हैं. ये नीचे आ रहा है, अगर इससे निकालें 1 kg से तो टेंशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कोई और बताओ. अगर नीचे जा रहा है उसके लिए निकालूं तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 1 इंटू इसके बाद क्या लिखूं? कोई और बताओ जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है. क्लास रिप्लाई तो जल्दी मुझे. सर G माइनस है. हाँ 1 इंटू G माइनस है, ये नीचे आ रहा है तो गुड. और अगर ऊपर वाले ब्लॉक से टेंशन निकालूं तो क्या लगाएंगे? कोई और बताओ. 2 इंटू G प्लस है. जी प्लस 2 इंटू G G प्लस है. चलो तो Only है. जाएगा. Only है. 2 है. ओनली सर है. 2 है. ओनली है. ऊपर वाले में G प्लस है तो तब लगता है जब वो ऊपर जा रहा होता. ये जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उसमें सीधे मास इनटू एक्सेलरेशन. तो दोनों से आंसर आएगा, है ना, चाहे हम इससे निकालें या इससे निकालें. क्वेश्चन खत्म हो गए आपके ये. Yes. यस. सर यस. सर हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, तो इसमें से t इक्वल्स टू 1 g माइनस कैसे? देवेश आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो थोड़ा. सर इसमें से t इक्वल्स टू 1 g माइनस कैसे आया? जो ब्लॉक नीचे जा रहा होता है उसके लिए हमने ये इतनी बार तो पढ़ा है. m इंटू G माइनस है जो ब्लॉक नीचे आ रहा है. देवेश पढ़ा था या नहीं? सर पर 2 kg वाला ब्लॉक तो ऊपर है ना, तो नीचे कैसे जाएगा 1 kg वाला ब्लॉक? तो 2 वाले के लिए थोड़ी लिखा है, ये तो 1 के लिए लिखा है ना. 1 kg के लिए यहाँ पे 1 लिखा है या 2 लिखा है यहाँ? देवेश तो 1 kg वाला तो ऊपर जाना चाहिए ना, क्योंकि मास करना है 2 kg वाला. देवेश आवाज नहीं आती तुम्हारी, जोर से बोलो. सर 1 kg वाला तो ऊपर जाना चाहिए ना फिर. 1 kg वाला ऊपर जाना चाहिए, 2 वाला नीचे आना चाहिए. अच्छा, क्योंकि 2 भारी है और ये हल्का है ना. वो सर तो इतनी देर से ये सब स्टूडेंट गलत करते जा रहे हैं, बताओ. है देवेश? इतनी देर से गलत कर रहे हैं, ये सब बता रहे थे. ये एक्सप्रेशन और आंसर भी गलती से कंफ्यूज तो प्रॉफिट हो गया ये. हाँ नहीं, अब किसी और से पूछता हूँ मैं.
देवेश कह रहे हैं 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, ए ऊपर जाएगा। बताओ भाई, क्लास में हेल्प करो। तो ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए सर कितना भी वेट चाहे कितना ही हम हल्का हो, वो नीचे ही। हाँ, ये टेबल के ऊपर रखा है मास, ये दोनों थोड़ी हैंग कर रहे हैं। जो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये दोनों हैंग कर रहे होते वर्टिकली, तब ऐसा होता। ये पुली है, यहाँ पे ऐसे 2 मास लगे होते हैं, ये 2 kg, ये 1 kg। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी है, तब ये नीचे आता। ये क्वेश्चन तो ब्लॉक वाला, ये सरफेस के ऊपर रखा है, ये हैंग कर रहा है। जो भी हैंग कर रहा है हमेशा वही नीचे आएगा। देवेश, Yes, sir. देवेश रिवाइज करो भाई, कैसे काम चलेगा। इतने सारे क्वेश्चन किए थे हम, अगर हम बार बार ऐसे हमें कंफ्यूजन होगा तो फिर मुश्किल होगा। रिवाइज करो, ठीक है। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक और किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। मैं अभी वर्क एनर्जी में लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारा एक टॉपिक और रह गया है, जिसमें हमारा था वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। यस। वो और कवर Yes, कर sir. देता हूँ आज। हाँ, क्योंकि अभी हो सकता है आगे आपके टेस्ट वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। ये सबको दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। इसके ऊपर ये जो स्केल है, ये मूव करता है, और इस स्केल पर ये जो नीचे वाले पार्ट में है, ये मूव करता है। ये वर्नियर स्केल है, ये जो यहाँ पर ये पार्ट्स बने हुए हैं। और ये वाला जो है, ये मेन स्केल लिखा भी है, ये वाला मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। और ये वाला वर्नियर स्केल है। और जिस भी चीज को हमें मेजर करना होता है, इन दो के बीच में यहाँ पे रख देते हैं। कोई भी कॉइन है या ऑब्जेक्ट है जिसका हमें डायमीटर या विड्थ मेजर करनी है, उसको ए और बी के बीच में यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसको इसको मूव करते हैं जब तक कि ये जस्ट उन दोनों एंड को टच कर रहा हो। तो हमारी इससे 2 रीडिंग मिलती हैं। एक मेन स्केल रीडिंग, जो कि यहाँ से मिलेगी, ये जो मेन स्केल है इससे। और दूसरी रीडिंग हम कहते हैं वर्नियर से मिलती है। वर्नियर रीडिंग कैसे लेते हैं? जो ये नीचे हमें पार्ट्स गिवन है, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से देखते हैं कौन सा पार्ट ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट एकदम एक लाइन में, अलोंग वन लाइन, जो भी पार्ट ऊपर और नीचे मैच कर रहे होते हैं, वर्नियर स्केल में से वो वाला पार्ट रीड कर लेते हैं। जैसे कि अगर 6 पार्ट ऊपर और नीचे मैच कर रहा है, वर्नियर का 6, तो 6 वाला जाएगा। ऊपर वाले में से खाली मैच करना है, ये देखना है। और रीडिंग हम नीचे वाले से लेते हैं, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट। जनरली इसमें 10 पार्ट्स होते हैं, तो 10 में से हम देखते हैं 6, 7th, 8th, 4th, 3rd, जो भी हमें ऊपर और नीचे मैच कर रहा हो वो वर्नियर रीडिंग होती है। और फिर कैसे फाइनल रीडिंग कैसे आती है, इसके लिए पहले हम इसकी लीस्ट काउंट देखें कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट के लिए पहले ये फॉर्मूला समझते हैं। मेन स्केल के ए पार्ट वर्नियर स्केल के बी पार्ट के इक्वल है। तो जनरली ऐसा गिवन होता है, मान लो 9 पार्ट्स ऑफ, क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मेन स्केल 9 parts of main scale are equal to 10 parts of vernier scale।
तो जो वर्नियर स्केल होता है उसमें हमेशा मेन पार्ट से आधा पार्ट होंगे और वो दोनों की जो विड्थ होगी वो सेम ही होगी। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू m है मेन स्केल के और वर्नियर के एक पार्ट की वैल्यू v है, तो 9 पार्ट्स हैं, अगर ये a है तो 9m, ये 9m हो जाएगा और ये 10 इंटू वी 10v हो जाएगा। इससे हम वर्नियर के एक पार्ट की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं a/bm। और फिर लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है, एक मेन स्केल में से एक वर्नियर स्केल माइनस कर दे तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाती है। लीस्ट काउंट यानी कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। तो अगर 10 पार्ट्स और 9 पार्ट्स हों तो लीस्ट काउंट देखें कितनी आएगी। वर्नियर स्केल वाला बी है, हमारे केस में अगर हम 10 लेते हैं, 10 माइनस 9 अपॉन 10 इंटू मेन स्केल, और मेन स्केल का जो हमारा पार्ट होता है ये 1 मिलीमीटर होता है जनरली, ये मिलीमीटर 1 मिलीमीटर मेन स्केल के जो पार्ट्स होते हैं, तो इंटू 1, तो इसलिए लीस्ट काउंट अगर ये 9 पार्ट हो ये 10 पार्ट हो तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आ जाएगी। और अगर हमने ये मेन स्केल पे रीडिंग मान लो 1.4 सेंटीमीटर आ रही है, 1.4 सेंटीमीटर, ये हमारी मेन स्केल रीडिंग है। और वर्नियर का जो हमने देखा था कौन सा पार्ट, इसका कौन सा वाला पार्ट ऊपर और नीचे मैच कर रहा है, उसे वर्नियर रीडिंग कहते हैं। मैं मान लेता हूं 4th पार्ट मैच कर रहा था, तो हम कैसे निकालते हैं फाइनल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ कहीं दिया होगा, एक मिनट, मेन फॉर्मूला नहीं दिया है। अच्छा, इन्होंने लिस्ट काउंट तो बताया, मेन फॉर्मूला इसमें और आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमारी आई यहाँ पे 1.4, और यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, अगर ये सेंटीमीटर है तो इधर वाले को भी हम लिस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। मैंने लिया था 4th पार्ट और लिस्ट काउंट हमारी 0.1 मिलीमीटर है, तो क्योंकि मैं ये सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो ये भी सेंटीमीटर में लूंगा, 0.01 सेंटीमीटर। स्केल से अगर हम नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं तो अभी हम 1.4 1.5 ऐसा ही मेजर कर पाते हैं जनरली, अगर ये सेंटीमीटर मिलीमीटर वाले स्केल से लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर पा रहे हैं वर्नियर स्केल से, तो यानी हमारी एक्यूरेसी इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा मेथड है वर्नियर स्केल से कोई भी रीडिंग लेने का। यहाँ तक देखो, एक बार फिर समझाऊंगा, यहाँ तक समझ में आया क्या? देखो बताओ। यस सर। सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया सर, फाइनल फाइनल वाला एक बार फिर से समझा रहा हूँ। तो पहले सर एक बार लीस्ट काउंट समझा देंगे। हाँ, लीस्ट काउंट मतलब कम से कम कितना मेजर कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, उससे लीस्ट काउंट कहते हैं। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पार्ट की वैल्यू माइनस एक वर्नियर पार्ट की वैल्यू। और वो कैसे निकालते हैं वो हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, मेन स्केल के 9 पार्ट वर्नियर स्केल के 10 पार्ट के बराबर है, मान लो ऐसा गिवन है, या ये 10 पार्ट तो ये 15 पार्ट, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो मेरे क्वेश्चन में ये है 9 पार्ट अगर 10 पार्ट्स के इक्वल है तो 9 हमारा ए हो गया और 10 ये वर्नियर के पहले जो नंबर है ये 10 हो गया। इससे वर्नियर की वैल्यू निकाल ली मैंने, A/B इंटू M, ये वर्नियर स्केल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल आ गई।
और फिर लीस्ट काउंट मेरी आ गई, वन मेन स्केल का एक पार्ट माइनस वर्नियर स्केल का एक पार्ट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यू रख दी, इससे मेरी लिस्ट काउंट आ गई। तो पहले यहां तक समझो, लिस्ट काउंट तक समझ में आया? एक बार और बता दो। यस सर। तो इससे हम पहले लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, फिर हमारे पास दो रीडिंग होगी। एक तो ये मेन स्केल रीडिंग है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ मेन स्केल से जो ये रीडिंग है, तो मेन स्केल से रीडिंग पढ़ेंगे। इससे पहले तक जो भी वैल्यू आ रही होगी, जितने मेन पार्ट आ रहे होंगे वो हम काउंट कर लेंगे यहाँ से। तो मैंने मान लिया 1.4 सेंटीमीटर लगभग मेन स्केल रीडिंग आ रही है, मान लो 1 ये और 4 पार्ट अगर और आ रहे हो तो। उसके बाद ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे रीड करते हैं, 0 के बाद से 1 2 3 4 ऐसे जनरली अगर 10 पार्ट्स हैं तो इसमें से देखते हैं कौन सा पार्ट ऊपर वाले मेन स्केल और वर्नियर का दोनों एक लाइन में होने चाहिए। मान लें कि हमारा फोर्थ वाला पार्ट मैच कर रहा है, इन सब में से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा, कोई एक, तो वो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। मान लिया फोर्थ पार्ट मैच कर रहा है, तो इसलिए वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दें तो हमारी फाइनल रीडिंग आ जाती है। मैंने एज्यूम की थी मेन स्केल रीडिंग 1.4 सेंटीमीटर और मेरा फोर्थ पार्ट आ रहा था, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, लीस्ट काउंट को भी सेम यूनिट में रखना है जिसमें ये, अगर ये मिलीमीटर में है तो इसको भी मिलीमीटर में रखते हैं हम। ये सेंटीमीटर में था तो मैंने इस मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करके यहाँ रख दिया। तो ये हमारी फाइनल रीडिंग आ गई। ऐसे हम वर्नियर वर्नियर स्केल रीडिंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? वर्नियर स्केल रीडिंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे से देखते हैं कौन सा वाला पार्ट, नीचे वाला जो स्केल है ये वर्नियर है, इसका फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन सा पार्ट ऐसा है जो ऊपर वाले जो मेन स्केल है वो दोनों बिल्कुल एक सीध में एक लाइन में आ रहे हैं, तो वो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, उसे हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। सर मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग जो वर्नियर को छोड़ के, जो यहाँ से डायरेक्ट आ गई, वो मेन स्केल रीडिंग है। ओके। तो ये तो हमारा, मान लो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के बीच में आया, ये जो है ना, ये यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के बीच में आया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1.4 और 1.5 सेंटीमीटर इसके बीच में आंसर होगा हमारा, 1.4 से 1.5, क्योंकि 1.4 से तो ज्यादा है, लेकिन 5 वाला पार्ट आया नहीं अभी तक यहाँ पर, समझे हम? तो इससे हमें ये पता चल गया 1.4 से 1.5 के बीच में। लेकिन अगर ये वर्नियर नहीं होता तो या तो हम 1.4 रीडिंग लेते या 1.5 लेते। अब ये वर्नियर है तो हम और एक्यूरेट ले सकते हैं, तो वो जो 1.4 और 1.5 के बीच वाली रीडिंग है वो इस लीस्ट काउंट से आएगी। वर्नियर की रीडिंग ली, ये वर्नियर रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मेन स्केल रीडिंग मिल गई। तो मतलब सर मेन स्केल रीडिंग हमेशा फिक्स रहती है? मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ से जो लेंगे, हाँ वो तो हमें क्लियरली दिखाई देगी ना, तो वो तो फिक्स आ गई। फिक्स तो ये भी है, सब फिक्स ही है, वेरिएबल कोई नहीं है। मतलब इस स्केल को यूज कैसे करते हैं हम? मतलब कैसे करते हैं यूज? ये है ना, इसको पहले यहाँ से मिला देंगे इसके साथ, तो ये बी और ए एकदम इनके बीच में जीरो गैप हो जाएगा इनिशियली। फिर जिस चीज को मेजर करना हो उसको यहाँ बीच में रख देंगे। मान लो हमें कोई 1 रुपी या 2 रुपी कॉइन है, तो उस कॉइन को इसके बीच में ऐसे रख देंगे, ये जस्ट इन दोनों को टच कर रहा हो, और यहाँ ये पेच स्क्रू दिया है, स्क्रू से इस स्केल
ऊपर यहाँ टाइट कर देते हैं इसको, जिससे मूव ना करे। अब पहले तो लूज करते हैं, और जब ये यहाँ पे जहाँ भी हमारा जस्ट दोनों के बीच में ही आ जाता है कॉइन, दोनों फेस टच कर रहे हैं, वहां पे हम स्क्रू से इसको फिक्स कर देते हैं और फिर रीडिंग ले लेते हैं। ये आया हमें समझ में? यस अब बताओ, मैं इसके ऊपर भी और क्वेश्चन दूंगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन पहले बताएं मुझे क्लास में, किसी को डाउट है तो बोलो। सर डायग्राम में डाउट। बोलो क्या डाउट है। सर वर्नियर का यूज ये वर्नियर का यूज, डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम के अकॉर्डिंग ही तो वर्नियर का यूज कर रहे हैं हम। अभी सारे स्टेप मैंने एक्सप्लेन किए, अब बताओ क्या डिफिकल्टी है डायग्राम में। सर पी का क्या यूज है? ये तो मैकेनिकल पॉइंट्स बने हुए हैं, ये तो मूव करने के लिए बनाए हुए हैं, स्मूथली मूव कर सके। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर स्लिप कर सके आराम से, इसके लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इससे रीडिंग नहीं लेनी, इससे खाली मूव करने में यूज करेंगे हम। ओके सर। और अगर हमारे पास कोई हॉलो ऑब्जेक्ट होगा तो हम इनका यूज करेंगे ऊपर। अगर हॉलो ऑब्जेक्ट होगा, मान लो कोई सिलेंडर टाइप का है, तो हम उसके अंदर दोनों फेस पे ये ऐसे टच करेगा, सिलेंडर के अंदर हॉलो पोर्शन है, तो उसका डायमीटर हम इससे निकाल लेंगे। तो जो भी चीज हॉलो होगी उसके अंदर का डायमीटर या उस थिकनेस निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? और नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी विड्थ निकालनी है तो यहाँ से लेंगे। हॉलो वाला एक बार बता दो। आप बताओ क्लास में किसको डाउट है अब? सर हॉलो ऑब्जेक्ट वाला एक और बार बता दो। हॉलो ऑब्जेक्ट है तो ये सिलेंडर है ना, तो ये सिलेंडर इसके ऊपर आ गया, इन दोनों एंड्स के ऊपर सिलेंडर आ गया। इसको तब तक मूव करना है जब तक ये दोनों सरफेस टच करके, दोनों सरफेस को टच ना करे, लेफ्ट और राइट, तब तक इसको मूव करना है राइट में। ओके सर। तो इनके बीच का जो गैप है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है, ये जो दो एंड्स हैं, दोनों के बीच का गैप सेम ही है। ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि इधर से ये जो मेजर करेगा यहाँ पर, इन दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस भी सेम है जो यहाँ मेजर हो रहा है। ठीक है? यस सर। अब समझ में आया हमें? Yes. और इसी में कभी कभी जीरो एरर भी कहते हैं, यानी ये बी वाला ए के साथ मैच कर दिया तो यहाँ पे ये और ये सब मैच करके जीरो आना चाहिए ना यहाँ पे रीडिंग। Yes. तो कभी कभी हम देखते हैं कि जीरो नहीं आएगी, कुछ और रीडिंग आ रही है। तो अगर हमारे इससे मैच करने के बाद जो इनिशियल रीडिंग आ रही है तो वो एक्स्ट्रा आ रही है ना, वो एरर हुई। मान लो 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर, तो जबकि आना चाहिए था जीरो। तो इसका मतलब वो 0.2 एक्स्ट्रा आ रहा है, हमारा शुरू से ही 0.2 आ रहा है, तो उसे हम फाइनल रीडिंग में से माइनस कर देंगे, उसे हम जीरो एरर कहते हैं। समझे आप लोग? यस Yes, sir. बी को यहाँ ज्वाइन कर दिया, फिर तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए ना हमारी इसके अंदर। Yes. लेकिन जीरो आने की बजाय अगर हमने देखा कि कुछ रीडिंग आ रही है यहाँ पर, तो ये जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल, उससे जस्ट पहले तक हम रीडिंग इसमें से, मेन स्केल में से रीडिंग रीड कर लेते हैं। तो अगर हमारे कुछ रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब
वो 0 एरर है तो उसे माइनस कर देंगे। अभी हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस होगी। अब मैं दूसरे स्क्रू गॉज पे जा रहा हूँ। ये देखो, ये स्क्रू गॉज है। इसमें ये ए और बी है, इसके बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये स्क्रू है। ये हमारा स्क्रू है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे ए और बी के बीच में। ये हमारी मेन स्केल रीडिंग है, यहाँ जो आएगी मेन स्केल रीडिंग। और इसके ऊपर जो आएगी ये सर्कुलर स्केल कहलाता है। ये सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, उसके ऊपर 0 से लेके जनरली 100, कम से कम 100 पार्ट्स होते हैं, 0 से लेके 100 सर्कुलर स्केल के ऊपर। यानी पूरे सर्कल को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। और ये लीनियर स्केल है। और इससे जस्ट पहले जो रीडिंग आ रही होगी, यहाँ से हम लीनियर स्केल रीडिंग लेंगे और इसकी भी लीस्ट काउंट अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं। और सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल रीडिंग आएगी वो ऐसी होगी। फाइनल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर पार्ट्स रीडिंग, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। जो भी लीस्ट काउंट होगी, लीस्ट काउंट कैसे निकालता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो वर्नियर की तरह ही है, वहां भी ऐसी था। एक था मेन स्केल पार्ट प्लस यहाँ पे वर्नियर रीडिंग थी इनटू लीस्ट काउंट था। यहाँ सर्कुलर पार्ट है इनटू लीस्ट काउंट है। पहले यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब सर फाइनल रीडिंग एक और बार बता दीजिए। फाइनल रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस जो सर्कुलर पार्ट ये है, इसकी रीडिंग यहाँ पे रीड करते हैं। जो लाइन है, इस लाइन पे जैसे ये 5 आ रही है, अभी सर्कुलर रीडिंग यहाँ पे 5 हो गई इनटू लीस्ट काउंट, उससे मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये स्पिंडल है, यहाँ से ये हम इसको रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करने से ये स्केल के ऊपर या तो ये स्पिंडल, ये जो पूरा है ये बी या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। ये पेज की तरह है, ओपन होता है। तो हम इसे बंद करेंगे या ओपन करेंगे। तो अगर ये एक राउंड घुमाने में एक पार्ट यहाँ पे जो होता है उसे एक पार्ट मूव करता है, उस एक पार्ट को हम पिच कहते हैं। और इसके ऊपर मान लो 100 पार्ट्स बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पूरा एक पार्ट रोटेट करें तो हमने पूरे 100 पार्ट्स यहाँ कवर कर लिए, 100 पार्ट्स मूव किए। और 100 पार्ट मूव करने से ये एक पार्ट इसके आगे बढ़ा, वो जो कि पिच है। अगर एक पार्ट आगे बढ़ा और मान लें अगर वो 1 मिलीमीटर है और इस पर हमने 100 पार्ट्स किए, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। हमारे केस में अगर हमने 100 ली, यानी 0.01 मिलीमीटर, ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई। यानी 1 मिलीमीटर के हम 1/100 पार्ट तक रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले समझ लें क्यों। क्योंकि अगर ये 100 पार्ट्स को हमने रोटेट किया था, उससे ये आगे बढ़ा 1 मिलीमीटर। तो अगर हम एक ही पार्ट रोटेट करें, ये जो दो ये पार्ट्स बने हुए हैं इसमें से खाली इतना रोटेट किया एक पार्ट, तो उस एक पार्ट के करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ेगा। यानी इसको अगर हमने आधा राउंड रोटेट किया तो 1 मिलीमीटर की जगह उसका आधा मिलीमीटर ही आगे बढ़ेगा। तो आधा घुमाने के लिए इसके 50 पार्ट्स आ जाएंगे। आ रहा है समझ में आपको?
तो Yes, इसके sir. इसके ऊपर हम जितने Yes, ज्यादा sir. पार्ट करेंगे उतना ये इस पिच को डिवाइड कर देगा ये, तो उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इस मेथड से हम कम से कम इतना मेजर कर सकते हैं इसे, वो हमारी लीस्ट काउंट है। अब पहले यहाँ पे सर एक बार और बता दो। एक बार और तो बता दूंगा, पहले कोशिश तो करनी समझने की। पहले हम कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको लिस्ट काउंट कैसे निकाले? Yes. तो हम इसमें दो रीडिंग लेंगे, एक तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो भी हमारी आई, और यहाँ से नहीं, ये मेन स्केल रीडिंग जो यहाँ से आएगी, यहाँ से इधर लीनियर स्केल से, और यहाँ से हमारी सर्कुलर रीडिंग आई। सर्कुलर रीडिंग हम ये जो लाइन है इसके लाइन के सामने वाला जो पार्ट है वो रीड कर लेते हैं। अगर ये 5 है तो सर्कुलर रीडिंग 5 आई, और इधर से अगर 4 पार्ट आ रहे हैं तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 4 आ रही है मिलीमीटर में। एक पार्ट 1 मिलीमीटर का है ये, और सर्कुलर पार्ट हमारे इस फिगर के हिसाब से आ रहा है 5। तो जो भी ये जो गैप है इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी विड्थ आ जाती है। तो वो विड्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो आएगी 4 प्लस लीस्ट काउंट, जो कि लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा सर्कुलर रीडिंग को। सर्कुलर रीडिंग है 5 इंटू 0.01, तो फाइनल रीडिंग हमारी ये आ जाती है 4.05 मिलीमीटर। तो ऐसे हम स्क्रू गॉज से मेजरमेंट लेंगे। Sir. यहाँ तक देखो क्लास, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर इस 100 की जगह यहाँ पे 200 पार्ट कर दिए, मान लो 200 पार्ट, तो एक राउंड घुमाने में वो पूरे 200 मूव करेंगे, Yes. और Sir. 200 पार्ट से करस्पॉन्डिंग ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, जिसे हम पिच कहते हैं। वो याद रखेंगे, क्वेश्चन में पिच गिवन होगी तो हमें खुद समझना है। पिच मतलब इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक राउंड घुमाने से ये जितना आगे गया या जितना वापस आया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसका जो भी मूवमेंट होगा वो पिच है। तो एक बार घुमाने से जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो 1 मिलीमीटर है। अगर इस पे 200 पार्ट्स होते तो हमारी लिस्ट काउंट कितनी हो जाती? 0.005. नहीं, गलत। हाँ सही। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके मत बताओ, ऐसा बताओ जो फॉर्मूले में आ जाए सीधे। 1/200 इतनी होती है ना, कैलकुलेशन मत करो, समझो पहले, ओके सर। नहीं तो और वो कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे को ही कंफ्यूजन हो गया था कि सही है कि गलत है, बस सही है वो। तो 1 पार्ट को अगर इस पे 200 पार्ट्स हुए तो 200 से डिवाइड कर देंगे। ये समझ में आ रहा है हमें? Yes, sir. तो 200 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 200 पार्ट घुमाने से ये 1 मिलीमीटर जा रहा है। तो अगर हमने एक पार्ट घुमाया इसका सर्कुलर स्केल का, तो वो 1 पार्ट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ही तो मूव करेगा वो पार्ट। तो इससे हमने बहुत स्मॉल मेजरमेंट ले लिया 1/200। अगर इस पे 50 पार्ट होते हैं तो लिस्ट काउंट कितनी आती है? 1/50। 1/50। तो ये बड़ा आसान है स्क्रू गॉज से मेजर करना। क्या करेंगे? मेन स्केल रीडिंग लेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे, और सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में ऐड कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे हम स्क्रू गॉज वाले क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं। अभी हम थोड़ी देर में अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यहाँ तक आप बोलो, किसी को डाउट है?
सर एक बार सर वो सर्कुलर स्केल रीडिंग एक बार बता दो। सर्कुलर ये स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये जो सर्किल है पूरा एक सर्किल है, ये हमें थोड़ा ही पार्ट दिखाई दे रहा है लेकिन ये पूरा एक वर्टिकल सर्किल है। उसके ऊपर हम छोटे 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 ये हमने पार्ट कर दिए यहाँ। ये जो ये बने हुए हैं ये ऐसे यहाँ अलग से बना के बता रहा हूँ। तो ये सर्कुलर स्केल है ये। और यहाँ पे ये हमने ये ऐसे छोटे छोटे ये खूब सारे पार्ट कर दिए ऐसे। और ये पूरे सर्किल पे मिलाकर ये जो पार्ट्स हैं ये पूरे सर्किल पे मिला के 100 हैं। उसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं इस वाले को। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल है ये जो बने हुए हैं ये वाले ये लीनियर स्केल है, ये वाला लीनियर स्केल है। ये वाला सर्कुलर स्केल है। अब बताओ क्या डिफिकल्टी है? क्लियर है? यस सर। हाँ तो हमें थोड़ी कोशिश करनी है, इतना टफ नहीं था ये, आपने इसमें बहुत टाइम ले लिया। इतना टफ नहीं है ये। सर यस। सर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज 0.01 मिलीमीटर ही क्यों होता है सर यूजुअली? नहीं ये तो मैंने लिया है, हर क्वेश्चन में 0.01 नहीं होगी। ये हमने जनरल दे दिया, ये 0.01 इसलिए लिया है यहाँ पे कि ये जो दो पार्ट है इसके बीच में 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को अगर ये 100 पार्ट्स के बनो तो 1/100 आएगा। कभी कभी ये दो जो पार्ट है इसके बीच में 1 मिलीमीटर का आधा भी होता है, यानी 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ 1 की जगह 0.5 आ जाएगा। तो 0.005 मिलीमीटर हो जाएगी लीस्ट काउंट। 0.5/100 हो जाएगी लिस्ट काउंट ऐसे। तो वो हर क्वेश्चन में अलग अलग लेना है। ये मैंने ऐसी एक एज्यूम कर लिया। सॉरी। ये 1 मिलीमीटर है अगर, और यहाँ पे 100 पार्ट्स हैं तो ये 1/100 आएगा। अगर यहाँ पे दो पार्ट के बीच का डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर है, जैसे हम 1 मिलीमीटर मेजर करते हैं उसके बीच में एक पार्ट और बना होता है, तो फिर अगर पूरा सर्किल घुमाने से एक दो पार्ट ये कवर होते हैं इसके बीच का गैप, तो ये 0.5 मिलीमीटर होगा फिर। यार है समझ में हमें? यस सर। यस सर। तो फिर 0.5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो लिस्ट काउंट बदल जाएगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी। नहीं तो फिर तो हम याद कर लें, फिर हमें लिस्ट काउंट निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि एक राउंड लगाने से वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो पिच है। इसलिए तो फॉर्मूला सर दिया है यहाँ, पिच अपॉन टोटल डिवीजन, इससे लिस्ट काउंट निकाल लिया। सर वो ऊपर स्टेटमेंट है ना? कौन सा स्टेटमेंट? ये सर उसके नीचे। ये यस सर। यूजुअली लिखा है। यूजुअली का मतलब क्या हुआ? जनरली। लीस्ट काउंट ओके ऑफ स्क्रू गॉज, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा ऐसा होगा, है ना। ज्यादातर स्क्रू गॉज में 0.01 होता है, लेकिन हम तो ये मान लेना हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो तो कुछ चेंज करके देंगे आपको। तो इसलिए उस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, ये ऐसा नहीं है कि खुद ही मान लेना है 0.01, तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। यस यस सर।
ये हम लास्ट टाइम वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे, लेकिन पहले अभी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीन चला गया था क्या? यस सर। हाँ यार, ये मैंने ही कर दिया था। यार फिर चला गया क्या स्क्रीन? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। यार ये गलती मेरे से हो रही है, 1 मिनट। सपोज स्क्रू गेज क्यों मैंने इसमें ये मेन स्केल रीडिंग वन 1.2 सेंटीमीटर के ऊपर है। और इसकी पिच 0.5 मिलीमीटर है। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर पार्ट्स या सर्कुलर स्केल
100 के बारे में। और सर्कुलर स्केल रीडिंग 40 के बारे में। Find least count and final measurement या एक्चुअल मेजरमेंट। पहले आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें मेन स्केल रीडिंग ये गिवन है, पिच हमें ये है, टोटल स्केल, टोटल सर्कुलर पार्ट्स डिवीजन 100 है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मान लो इतनी गिवन है हमें। तो लीस्ट काउंट निकालना है और फाइनल जो मेजरमेंट आएगा वो निकालना है हमें। अच्छा, हाँ, अभी बाकी औरों को भी ट्राई करने देते हैं। बाकी लोगों का हो गया, सबका हो गया? नो सर, Yes, sir. Yes, sir. सर 1 मिनट रुक जाइए, अभी कर रहा हूँ। अब हो गया सबका? यस सर। तो हमें लीस्ट काउंट निकालनी है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पिच अपॉन Total division. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच दिया है हमें 0.5, इतने सेंटीमीटर आ गई पिच, लीस्ट काउंट, ठीक है। सबका ही आंसर है? यस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब फाइनल मेजरमेंट के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल हमारा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए मैंने लीस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी 40 गिवन है। तो अब ये मल्टीप्लाई करके क्या लिखूं मैं? 0.2 mm, 0.02 सेंटीमीटर में आएगा। सही है क्या ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
तो ये गलत क्यों लग रहा है मुझे? ये गलत हो रहा है अभी ये? गलत है सही है? सर सही है। सही है सर। हो जाएगा तो सही है फिर आगे सर। बढ़ा Correct. दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी रेटिंग आ गई अब? 1.22। 2 2 यस। यार ये क्या हो गया? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Given that nineteen parts of main scale are equal to 20 parts of vernier scale. हेलो, यस, कोई है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए, कुछ अनाउंसमेंट है? हाँ हाँ, बस अनाउंसमेंट सर मैं बोल देता हूँ। बेटा चलिए। कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है सर की क्लास के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है सर, ओके थैंक सर। ओके सर। And value of one part of main scale one millimeter. Find the least count of vernier scale. पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। डन सर। सबका आंसर आ गया? यस। यस। इसको मैं एक्चुअल में बेसिक मेथड से कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला तो है ही, पर बेसिक मेथड से लगा रहा हूँ। 19 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, अगर मेन स्केल का पार्ट m मान लेता हूँ, बराबर है 20 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल। इससे वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू 19/20 ऑफ वन मेन स्केल पार्ट, और लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। ये मेन माइनस 1/20 ऑफ मेन स्केल। और मेन स्केल हमारा कितना गिवन है यहाँ पे? मेन स्केल का वन पार्ट की वैल्यू One mm. 1 मिलीमीटर। तो इसलिए लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 1/20 मिलीमीटर।
0.05 मिलीमीटर। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes. हाँ, तो ऐसे कोई भी वर्नियर स्केल या मेन स्केल के जो क्वेश्चन होंगे वो हम ऐसे ट्राई कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. और दे दूं क्वेश्चन एक Yes, क्वेश्चन और sir. करो। हाँ, given that 16 parts of main scale are equal to 20 parts of vernier scale, one part of main scale equal to 1 millimeter. Find the least count So done. Done, sir. of vernier calipers। ये वर्नियर सर कैलिपर डन। कहलाता है। हाँ, वेरी गुड। वो कितने फास्ट कर रहे हैं, सबका आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो लीस्ट काउंट इस बार मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, बी माइनस अपॉन बी इंटू मेन स्केल 20 माइनस 16/20 इंटू 1। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 0.2 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम वर्नियर के क्वेश्चन या स्क्रू वॉश के क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने वर्क एनर्जी पावर, इसमें क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, Yes. है ना। ये हमने एक एम मास लिया, इसको हैंग कर दिया स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग की लेंथ ए से लेके ये बी तक एल है, और मान लो इसको ऐसे हमने ये सर्कुलर मोशन में गया सी पर। अगर हमने इसके ऊपर ये कांस्टेंट फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से सी पे जाता है,
ये जो स्ट्रिंग होगी इसके अंदर टेंशन होगी, फाइंड वर्क डन बाय, 3 क्वेश्चन है इसमें, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगती है कंटिन्यूअस, एंड वर्क डन बाय टेंशन इन मूविंग बी टू सी, बी से लेके सी तक जाने में इन सब से की वजह से क्या क्या वर्क होगा ये फाइंड करना है। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। ट्राई करते हैं। तो हो गया सबका क्वेश्चन? So work done by tension 0 है ये। अच्छा, आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी कुछ लोग, या मैं सॉल्व करूं? कैसे करना है? फोर्स का FL पाई/6 आ रहा है। सो सेकंड वाले का सर FL पाई/6। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं नहीं, एक मिनट सर। एक बार ट्राई कर लें, बाकी लोग ट्राई हो गया आप लोगों का?
यस सर। देखें, वर्क डन बाई ग्रेविटी। जो ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे वर्क कर रही है mg, तो mg वर्टिकल वर्क कर रही है, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हो रहा है। अगर मैं ये c को यहाँ ज्वाइन कर दूं, यहाँ d, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और जो बी डी डिस्टेंस है, ये बी डी निकालना है मुझे। अगर ये एंगल थीटा है, ये एल है स्ट्रिंग के लेंथ, यहां से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस एल है, तो ये एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं एडी को? यस यस सर। और फिर बी डी को एल में से इसको माइनस कर दूं, यस तो मेरा ये बी डी आ गया। इसलिए वर्क डन हो गया मेरा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 f इंटू s इंटू cos थीटा, f इंटू s इंटू cos फाई लिख रहा हूँ क्योंकि थीटा यहाँ पर है। cos फाई यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है। और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इसलिए माइनस में जाएगा, माइनस mg इंटू और थीटा हमारा 30 डिग्री गिवन है। तो वो जो भी हम इसकी वैल्यू रख के फर्दर सॉल्व कर लें। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। सर हमने बीडी कैसे निकाला? बी डी ये यहाँ पर ये है बी डी, तो इसके लिए हमने ए से लेके बी तक ये जो टोटल लेंथ है ये हमारी एल है, और इसमें से ए डी वाली जो लेंथ है वो माइनस कर दी, और ए डी हमारी एल कॉस थीटा, ये एल है तो थीटा की तरफ एल कॉस थीटा हो गया। सर हमने एसी को भी एल लिया है और एबी को भी एल लिया है। ये स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, ये ऐसे सर्किल में आ रहा है, ये तो जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो सेम ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं है, सर तो वो एल ही लेनी है। वो रेडियस ऑफ द सर्किल है, यहाँ भी एल है तो यहाँ भी एल है। तो इससे बी डी आ गया। अब आया समझ में बी डी कैसे आया? यस सर। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 अपोजिट डायरेक्शन में, या डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और जो फोर्स है वो नीचे है, इसलिए माइनस mg इंटू h की जगह ये s आ रहा है। आया समझ में? यस सर। इसलिए वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स sin theta फोर्स एफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है कितना? एल sin theta एल साइन थीटा, Sin theta.
L sin थीटा। तो ये वर्क डन हो गया, ये sin 30 है, तो इसलिए F इंटू L/2। क्लियर है? तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, FL/2। और थर्ड केस में जो टेंशन है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसलिए वर्क डन 0, क्योंकि एंगल फाई इज 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा, टेंशन की वजह से जो भी वर्क होगा हमेशा 0 ही होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन की वजह से जो वर्क होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कर्व के अलोंग, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी टेंशन, इसलिए वर्क डन 0। ये बताया भी था आप में किसी ने, है ना? तो ये तीनों पार्ट ऐसे होंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? Yes, sir. सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। सेकंड वाला, ये फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बी से लेके सी तक फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ हॉरिजॉन्टल, और ये डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा है, DC हुआ, DC यस डिस्प्लेसमेंट, सर। तो इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos 0 हो गया। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में Yes, यही sir. वाइंड अप कर रहा हूँ। सर एक डाउट था। हाँ बोलो देवेश। सर एक क्वेश्चन था, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड